आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्री दिनेश सेमवाल जी भाई साहब देहरादून से सादर आमंत्रित है। देहरादून से आ रहे हैं कि आसाम से आ रहे हैं? नहीं, देहरादून से देहरादून। आएंगे अभी। ठीक ठीक। देहरादून से अभी वो वापस आ गए आसाम। दिनेश भाई साहब आवाज आ रही है? हम्म, शायद नेटवर्क नहीं है दिनेश सर। फिर से जुड़ेंगे और फिर कटेंगे तब आएंगे लाइन में, हमें लगा। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आ गए? नहीं, चले गए। नहीं, अब जुड़ेंगे ना, जुड़े तो हैं अभी। जी दीदी, जी। जी आदरणीय सर, प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ पहाड़ों रही से है वहाँ नहीं पे? उतरे, पहाड़ों। हाँ, ये पहाड़ सर, मेरी आवाज पहुंच रही होगी वहां पे? जी जी, आ रही है। आ रही है। बढ़िया जी 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 जी। जी धन्यवाद। मैं आ, आपने कहा आज आनंद आया और सर्वाधिक आनंद आया। आदरणीय हमारे योग शिक्षक जी ने सुंदर योग कराया। और आज 668वां दिवस है और योग और आहार की इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर योग कक्षा के उपरांत आज हम आ, मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। आज से 210 दिन पूर्व जब हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने हमें अपनी बातें सुनाई, तो कहा था कि जो अंधाधुंध दवाइयां, रसायन और केमिकल्स और जहर उड़ेला जा रहा है सब्जियों में, अनाजों में, उसको भाप करके, उसको समझ करके उन्होंने 1992 से मिलेट्स फसलों, जो हमारे मोटे अनाज हैं, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया था। और तब से लेकर अब तक कोई 20,000 किसानों को आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रशिक्षित कर चुके हैं। और तब आपने ये प्राकृतिक खेती शुरू कर दी थी। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्री नेकराम शर्मा जी अभी कुछ एक महीने पहले, 2 महीने पहले पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। और ये वर्ष मिलेट्स का वर्ष भी है। तो हम योगाहार के सदस्य के नाते ये आनंद और भी हमारा बढ़ जाता है कि हमारे योगाहार के सदस्य जी को आ, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे आदरणीय सभी सदस्य इस पुरस्कार के हक हकदार हैं। तो ये खुशी हम आज बांटने के लिए योगाहार के सदस्यों के मध्य आदरणीय श्री नेक राम शर्मा जी, जो कि नाचगांव, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश से हैं, योगाहार के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। और इस यात्रा में जब 1992 से आपने परंपरागत खेती की तरफ लौटना शुरू किया और तब से लेकर के अभी तक की बातें, और खासकर हमारे जो आपके साथी सदस्य हैं, उनकी जो आपसे वार्तालाप होगी, आप उसमें सम्मिलित हों, ऐसे आपसे आह्वान है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आदरणीय श्री नेकराम शर्मा जी। धन्यवाद जी, आप सभी का। और जी ओम, जी ओम। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग सुबह जल्दी जागना, शाम को जल्दी सोना, ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। पर आज के युग में उल्टा हो गया। शाम को 12 बजे तक बैठना, सुबह 9 बजे तक सोना। तो यही कारण है एक भी कि जो सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो हम लोग अगर अपना जो ऋषि मुनियों की परंपराएं रही हैं, तो वो पूरी तरह से रिसर्च करके निकली है सारी, और वो कभी फेल नहीं होने वाली। तो उसको हमें अपनाना चाहिए, और आप सब लोग सब अपना रहे हैं, तो जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। मेरा सभी भाई बहनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और मुझे लगता है कि अगर इस सत्र में
आपने मुझे जो ये मौका दिया बातचीत करने का, तो अगर बीच बीच में आप लोग कोई सवाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम आपस में एक परिवार की तरह बातचीत करेंगे, और जो जो मुझे अनुभव है मैं आप साथ शेयर करूंगा, आपके कोई अनुभव है आप शेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं तो सिर्फ इतना समझ पाया हूँ अभी तक का जिंदगी में, मेरी उम्र लगभग 60 साल हो रही है, और जिसमें लगभग 30 साल का अनुभव मुझे अपना ये समाज और अपना ये शरीर, अपना खेती बाड़ी, उसके लिए किस चीज की जरूरत है, तो वो एक मुझे अनुभव हुआ है, मैंने सीखा है, मैंने समाज से सीखा है, और अभी निरंतर हमें सीखना है। तो मेरा तो एक ही जिंदगी में समझ आया है मुझे कि जो हमारी जो विविधता है, तो जो विविधता है, डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वो विविधता को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि विविधता रहेगी तो ये जो मानव शरीर है, हाड़ मांस से बना हुआ जो शरीर है, ये बहुत गुणवान रहेगा, उसको जो क्वालिटी फूड मिलेगा, उसके थाली में सजीव खाना मिलेगा। और हम तो बहुत ही खुश नसीब हैं कि भारत जैसे देश में हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ की 365 दिन में से लगभग 300 दिन तो धूप खिलती है, और जहाँ धूप खिलती है वहां तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि जो सूर्य उगता है, सूर्य से जो किरणें आती है वो हरियाली को पालता है, और हरियाली जो है वो हमारे लिए फ्यूल की भांति है, एक जो ऐसे ईंधन उसको बोलते हैं, उस तरह का है फ्यूल हरियाली, और वो जो है ना उससे ही हमारी जीवन की गाड़ी चलती है। तो हम लोग बहुत खुशनसीब है, मगर ऐसा देखा गया इस विकास के चलते जो अंधी दौड़ दी जा रही है, और हम लोग भी उसमें पीछे पीछे चल रहे हैं बिना सोचे समझे। तो आज देखें कि अगर हम दिल्ली जो हमारा राजधानी है, वहां अगर हम देखते हैं तो वहां जो विजिबिलिटी है 50 मीटर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सूर्य भगवान के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो पूरी तरह से नेचर को हम लोगों ने खराब कर दिया, और अगर हमारा नेचर के साथ छेड़छाड़ रहेगी, हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा, तो मानव स्वास्थ्य पे उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये हम सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम सब लोग मिलजुल करके एक ऐसा बड़ा एक अभियान चलाएं कि जिससे हमारा जो धरती माँ है वो रसायन मुक्त तो हो ही, जहर मुक्त वो हो ही, मगर हमारा जो पर्यावरण है पूरा, वो भी पूरी तरह से जो है वो शुद्ध हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत निर्मल नदियां बहती हैं, जगह जगह पे हमारा कुआं बावड़ी में छन छन कर पानी आता है। उसका एक ही कारण है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती है, वहाँ पूरी तरह से विविधता है। हाँ हाँ तो एक बंद करे डाइवर्सिटी है, तो ये डाइवर्सिटी होने की वजह से जो है ये सारी चीजें हो रही है। हम बिल्कुल निर्मल जल हम लोग पीते हैं जो हमारे शरीर के लिए औषधि से कम नहीं है, मगर ये सब चीजें आज हमारे सामने से दूर होती जा रही है। तो वो प्रयास भी हमें करना बहुत जरूरी है। और हमारा भोजन, हमारा जो शरीर है जो 5 तत्व से बना हुआ है, उसके लिए तो ऐसा ही भोजन चाहिए जो भोजन पूरी तरह से जो है वो सजीव हो, जिंदा भोजन हो, लिविंग फूड नाम दिया जाता है उसको अंग्रेजी में, कि हम लोग लिविंग फूड। मुझे कई बार एक चीज समझ आती है कि
मेरे घर में 2-3 तरह की रामायण दादाजी ने रखी है, मैंने पूरी पढ़ी है वो। तो उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं होता है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो अपने साथ कुछ खाना बनाने के बर्तन ले गए होंगे, ऐसा कहीं नहीं आता है। तो वो जहाँ रहते हैं वहीं पे कंदमूल, फल और धरती माँ कुछ न कुछ उगाती रहती है, और उन्होंने खाया, और जिसके चलते उनका शरीर बलवान रहा और उन्होंने हजारों राक्षसों का संहार किया। परंतु आज हम ऐसा खाना खा रहे हैं, एक तो वो हैवी मेटल में बन रहा है, सफेद जो हमारे बर्तन हैं, हर घरों में खूब सारे ढेर लग गए हैं उन बर्तनों के, और जिसमें बहुत पहले एक शोध हो गया था कि ये जो इस तरह के बर्तन हैं उससे क्षय रोग होता है। परंतु आज हम लोग जाने अनजाने में खरीद के अपने घर में ला रहे हैं, और हर घर में वो सीटी बज रही है। तो पहले हमारे बुजुर्ग लोग इस चीज को बहुत बुरा भी मानते थे। हमारे खाना बनाने के ऐसे बर्तन होते थे जिसमें 6 से 8 घंटा तक धीमी आंच में हमारा दाल पकती थी, हमारा खाना बनता था, और बहुत स्वादिष्ट वो हो जाता था, जिसके चलते हमारा जो शरीर है, हमारी आंतें हैं, उनको बहुत ही सुकून मिलता था और शरीर को पूरी तरह से लाभ होता था। तो इस तरह का हमारा जीवन जो है वो पहले का रहा है, मगर आज उसमें बहुत सारा खामियां होती जा रही है। तो वो एक चिंता का विषय है। तो आप सब लोग जो सुबह जल्दी जाग करके अपना योग प्राणायाम करने में लगे होते हैं, मैं तो स्वयं 4 बजे के बाद मुझे तो नींद आती नहीं है, यूं तो 3 बजे नींद चली जाती है, क्योंकि शाम को मैं भी 9 बजे के बाद बिल्कुल नहीं बैठता, चाहे कोई मेहमान आए हों, तो मैं 9 बजे सो जाता हूँ और 3 बजे के आसपास मेरा नींद निकल जाती है। तो उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सारी दुनिया, सारा संसार अच्छा लगेगा। परंतु अगर ये शरीर में कुछ गड़बड़ आ जाए, इसमें कुछ डेफिशिएंसी आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो ये जो दुनिया है, जो संसार है, ये फिर अच्छा नहीं दिखता है, सारी सुविधाएं फेल हो जाती है तब जब हमारा शरीर जो है वो साथ देना बंद कर देता है। तो इसलिए मुझे तो बस ये कहना है आप सभी भाई बहनों से कि हम लोग जिस तरह से चले हैं, हम अपना साथ बढ़ाएं, बहुत लोगों को जोड़ें, समझाएं स्कूलों में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते ही है एकत्र, और उन स्कूलों में जा करके मैं बहुत पहले से मेरा ये कोशिश रही है कि मॉर्निंग असेंबली में ना सही तो बीच में क्लास में ही सही, जब कोई क्लास खाली हो तो स्कूल में जा करके ये सारी बातें बच्चों को पढ़ाई जाए। और अभी तो शायद भारत सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि ये जो हम बात कर रहे हैं 9 अनाज 18 अनाज की बात, ये तो अब सिलेबस में आना शुरू हो रहा है, और अगले साल से शायद ये बच्चों को ये चीजें स्कूल से पढ़ाई जाएंगी। तो ये अगर बहुत पहले से हुआ होता तो शायद आज हमें ये चर्चा करनी ही ना पड़ती, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जो हमें मिल जाए अगर, तो हमें फिर जिंदगी का जो लड़ाई है उसको लड़ने में आसानी रहती है। तो एक तो ये काफी एक लग रहा है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और इस साल एक बहुत बड़ी बात हो रही है, भारत सरकार ने भी निर्णय लिया और दुनिया भर में, कि जो हम लोग बात करते थे अपना जो हमारे पौष्टिक अनाज है, हमारे मूल अनाज हैं, हमारे परंपरागत अनाज है, जो अपने ऋषि मुनियों ने जंगल से खोज खोज कर निकाल के हमें दिए थे कि बेटा ये खाओ और स्वस्थ रहो, तो वो ये जो 2023 है ये अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें सरकार की तरफ से ये एक मैंडेटरी हो रहा है कि ट्रेन में मिलेट का कुछ खाना बनेगा, जो हमारे अद्भुत अनाज हैं, जो हमारे कोदा, काउनी, शौंक, चीना, भरेसा, इनमें से एक अनाज जो है वो रेलवे में भी परोसा जाएगा और एयरलाइंस में भी होगा,
और इसके साथ साथ स्कूलों में जो मिड डे मील है उसमें ये लागू हो जाएगा, और जो ICDS है हमारे आंगनबाड़ी उनमें ये लागू हो जाएगा। और उसके जो फायदे हैं वो फिर खाने वाले को तो है ही फायदा, परंतु उसमें जो हमारा धरती माँ है, जिसको हम माँ बोलते हैं, हम पूजा करते हैं, और उसमें ये अनाज जब उगता है तो ये कई तरह का जो अनाज है उसमें मिक्स क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। इसका एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, और वो मिट्टी से ज्यादा लेते नहीं हैं, बल्कि ये अनाज मिट्टी को देते भी हैं। ये आच्छादन करते हैं, जो सूर्य की रोशनी है उसको मिट्टी में जाने से रोक देते हैं, क्योंकि धरती में जब आच्छादन रहेगा, सीधी जो सनलाइट है वो धरती पर नहीं पड़ेगी, तो वहां पर मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर रहता है तो वहां पर जीवाणु रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, और धरती बलवान होगी, उसका जो मृदा स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं इस तरह की, और आप सब लोग इन सब बातों से परिचित हैं। मेरे साथी हैं बीच में, मैं देख रहा हूँ ठाकुर दास जी हैं, हम तो बहुत ही आपस में यूं समझो कि घर भले ही हमारे दूर दूर हैं, मगर हम लोग दिल और दिमाग से एक साथ ही हैं। तो हम कई बार इकट्ठा मिलते हैं अपने जिला के अंदर, और आगे से भी यही प्रयास रहेगा कि लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। और आप सब लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो कि अभी तो हम लोग मिल रहे हैं, ये तो एक साइंस का युग है कि हम लोग सब बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझे, परंतु फिजिकली भी हम लोग मिलें, कि एक साथ बैठें और कोई मीटिंग हो, वो कहीं पर भी हो सकती है, पतंजलि योगपीठ में होए फिर तो बहुत बढ़िया। और वहां पर भी कोशिश होगी कि उस दिन जिस दिन इकट्ठे हों तो ये मिलेट का खाना, ये पौष्टिक अनाज वाला खाना, और बाबा रामदेव जी भी बहुत इसमें इन्होंने बड़ा तपस्या करी है, बहुत बड़ी, और आयुर्वेद को, योग को दुनिया में इन्होंने प्रचारित किया, जो बहुत बड़ी बात है ये। तो हमें इनके दर्शन करने का भी सबको कुछ मौका मिलेगा। तो ये दिनेश जी से मेरी भी प्रार्थना है कि इस तरह का थोड़ा कोशिश अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। और बाकी का आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष हो रहा है, और इसके साथ साथ अप्रैल से इन अनाजों की बिजाई भी शुरू हो जाती है। अप्रैल से हमारे यहाँ बोलते थे चैत महीने में हमारा लाल धान और कांगनी, ये दो एक साथ बीजे जाते थे, और साथ साथ में और भी कई चीजें बीजी जाती थी। तो इसमें बीच में सूखा पड़ना चाहिए, और उसके बाद फिर इसमें और स्प्राउटिंग होती है, तो पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो मैं बस अपनी बात इतनी ही रखता हुआ आप सब लोगों से एक आग्रह मैं करता हूं कि आप लोग जरूर कोई ना कोई सवाल करें, और फिर हम आपस में चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा कुछ आपके अवार्ड की यात्रा बताइए, आप जो अवार्ड मिला आपका उसकी यात्रा कैसी ये जो रही? मुझे जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड जो मुझे मिला है, मुझे इस तरह का ना तो कभी कोई चाहत रही है, और ना कभी हम लोगों ने इस अवार्ड के लिए कोई ऐसा कोई कोशिश की है। अब मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है कि अगर हमारे देश में लोग ये चीजों को खाना शुरू करें, प्रकृति की तरफ मुड़े, बैक टू नेचर, बैक टू बेसिक, तो वो बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और ये तो जब आज से लगभग यूं कहूं 30-32 साल पहले 1990 से हम लोगों ने जब कोशिश की थी अपने गांव में, गांव का जंगल बचाने से शुरुआत हुई थी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा जो लोग पशुधन भी पालते हैं, जंगल भी बहुत है, परंतु उसमें ओवर ग्रेजिंग होता था, उसमें जो है आग लगती थी, तो ये सब होता था, जिसके चलते क्या होता था कि जब जैसे ही बारिश होती थी, बरसात आती, तो ऊपर की पहाड़ियों से बहुत सारा फ्लड आते थे, और मिट्टी कंकर वो सब खेतों में जा करके आता था, तो किसान बहुत परेशान थे। और फिर वो
कंकर पत्थर एक दूसरे के खेतों में फेंकते और तब कुछ आपस में लड़ते, ऐसा हो रहा था। उसी बीच में मैंने सोचा कि हम लोगों को अगर ये सब हम लोग अगर करते हैं जंगल में, उसमें थोड़ा सा एक संरक्षण मिले तो शायद ये सब नहीं होगा। तो मैंने उसी दौरान काफी सारा कुछ पढ़ाई भी कर रखी थी इसी में। तो गांव वालों को जोड़ा धीरे धीरे। काम तो बहुत मुश्किल था, परंतु कुछ लोग जुड़ गए, कुछ नुकसान करते रहे, परंतु रिजल्ट आ गए। वो 4 महीना में ही रिजल्ट आ गए। बरसात में भारी घास आ गया और लोगों ने मिलजुल के घास काटा। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती के बाद फिर हमारे जो अद्भुत अनाज है, मूल अनाज है, उसकी तरफ को भी। वो गांव में चर्चा होती थी। कुछ बुजुर्ग लोग जो है उनको हम लोग अध्यक्ष के रूप में बैठा देते थे और फिर उनसे पूछते थे क्या करना चाहिए हमें, आपके जमाने में क्या था। ऐसा करते हुए आगे बढ़े हम लोग और बहुत सारे कार्यक्रम किए। पूरा देश भर में मैं भी घूमा, बाहर भी आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिला। मेरे कई साथी बोलते थे कई जगह पे कि आप ये काम कर रहे हैं तो ये कोई सर्टिफिकेट बनाते रहो, काम आएगा। हमने कहा सर्टिफिकेट से क्या होने वाला है, हम अपने आप में सर्टिफिकेट है, तो हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमें वो लालच ही नहीं। और चलते चलते अभी जो पिछला 1-1.5 महीना 2 महीना जो रहा, उसमें काफी सारा एक मेरे से पूछताछ हुई काफी ज्यादा कि आप कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी बातचीत हुई। तो उसमें कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्टर रहे हैं, डीसी रहे हैं, उन लोगों ने बात किया दिल्ली से। तो मुझे थोड़ा सा भय भी हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों पूछा जा रहा है कि आप ये बीज बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, क्या तरीका है। तो हमने कहा भाई हम तो 2-2 मुट्ठी देते हैं और बदले में बोलते हैं कि 2 मुट्ठी वापिस भी करना और 5 लोगों को औरों को भी जोड़ना। तो इस तरह से इस अन्न को जो है सब जगह फैलाया जाए और किसी को हाइब्रिड लगाना है वो भी लगाए, हम उसको मना नहीं करते, परंतु जो हमारा परंपरागत चीज है उसको भी खत्म ना करें हम लोग, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की एक देन है। तो इस तरह से कुछ बातचीत तो होती रही। और ये 25 जनवरी को दिन में मुझे फोन आया एक गृह मंत्रालय से। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई और आपका जो नाम है वो पद्मश्री के लिए चुना गया है और अभी ये सरकारी तौर से अनाउंस होगा। तो 5 बजे शायद ये अनाउंस हुआ है और 5:30 बजे मुझे हमारे जिला के डीसी का फोन आ गया कि कल 26 जनवरी है तो आप सादर आमंत्रित हैं और आपके परिवार के लोग भी साथ में आए, आपके पत्नी आए, आपके बच्चे आए और गाड़ी आपके लिए आपके जो एसडीएम है वो मुहैया कराएंगे। तो मुझे तो बड़ा अजीब जैसा लगा कि मैं क्या करूंगा मंडी जा करके। और तब तक मुझे एसडीएम का फोन आ गया अपना। तो हम लोग 25 तारीख को एसडीएम और बीडीओ के साथ मीटिंग कर रहे थे कि 26 जनवरी के दिन जो कार्यक्रम होगा करसोग में, वहां पर ये वाली चाय नहीं पिलानी, चाय पत्ती और चीनी वाली, या हम लोग पिलाएंगे मिलेट टी, अद्भुत चाय जिसमें कोदरे का आटे को और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है ना उसको रोस्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें पानी मिला करके उसका की चाय बनती है जो बहुत ही इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और उसमें जो कैल्शियम है वो 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है प्रति 100 ग्राम। तो ऐसे बात हुई तो कहा ठीक है ठीक है। तो जैसे ही एसडीएम का फोन आया मुझे लगभग कोई 5:45 बजे आसपास, तो उन्होंने कहा भाई आपको तो कल मंडी जाना है और गाड़ी हम आपको मुहैया कराएंगे तो आपको जाना है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा मंडी जा करके, रास्ते में बर्फ भी है और हम तो यहीं करेंगे कल का जो तय हुआ है। बोला नहीं नहीं, ये तो मंडी तो आपको जाना ही पड़ेगा, ये तो गवर्नमेंट का आदेश है और मैं गाड़ी आपको भेजूंगा और आप मंडी जाएंगे। तो जाना पड़ा वहां। तो बहुत सारे फोन आने शुरू हुए। रात को लगभग 12:30 बजे मैंने अपना फोन, मेरा स्विच ऑफ हो गया फिर, और मैं भी थक गया था बहुत सारा, क्योंकि यारी दोस्ती तो बहुत ज्यादा हुई है इस बीच में, जो हमारा 20, 25, 30 साल का सफर रहा उस बीच में। तो ये खबर फैली और सबने फोन करने चाहे तो कुछ के मैं अटेंड ही नहीं कर पाया फोन। तो इस तरह का ये हमारा सफर रहा और इसमें मैं तो यही मानता हूँ कि
ये जो मुझे भारत सरकार की तरफ से जो इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो ये इसके लिए मैं तो जितने भी लोग जो सब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो अपना परंपरागत अनाज उगा रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो एक नाममात्र हूँ, ये आप सब लोगों के लिए ये जो सम्मान है ये मिला है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये मिला है, हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए मिला है कि जो ये सोच रहे हैं कि हमें प्रकृति के साथ मिल करके रहना है। तो ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग बहुत वापिस आएंगे, अपना सेहत को अच्छा रखेंगे, अपना परिवार को अच्छा रखेंगे और हॉस्पिटल की भीड़ कम हो जाएगी। तो ये मेरा सफर रहा। और जी जी ओम, बहुत अच्छा। आदरणीय ठाकुर दास जी को आमंत्रित करता हूँ, वो जी, आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय ठाकुर दास जी हिमाचल प्रदेश से हाँ सादर जी, आमंत्रित। सदन को दूसरा भाई नेकराम को पद्मश्री के लिए और सभी सदन को इंटरनेशनल मिलेट ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्मा जी, मैं चाहता हूं कि मिड मार्च में ये जो बीज है जी काउनी और कोदरा का वो बंजार पहुंचे। बिल्कुल। यहाँ जो पहले बिजाई करते थे चैत के महीने में करते थे, बस्ता जिसको कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मार्च मतलब मिड मार्च तक ये बंजार पहुंचे ताकि हम यहाँ अपने को बांटे और जी शायद नेटवर्क थोड़ा खेती को हम आगे बढ़ेगा। तो मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि मार्च लास्ट मार्च जी तक ये बंजार पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब जी। अभी ये हिमाचल सरकार ने भी निर्णय लिया है और मेरे भी लगातार मीटिंग हो रही है सरकार के साथ। तो उसमें यही तय हुआ है कि जो विभाग हैं, कृषि जो विभाग है, ये बिल्कुल अपने अपने सभी जगह एक तो कौन लोग मिलेट लगा रहा है वो आइडेंटिफाई होंगे और उनको समय रहते सारा बीज विभाग को पहुंचाना है। एक तो ये निर्णय हो गया। दूसरा, जो हमारा अपना एक अभियान है पर्वतीय टिकाऊ खेती अभियान, जिसमें आप हम सब लोग इकट्ठा मिले हैं, तो हम लोग भी एक तरफ से अपना ये लगातार अपने पास कुछ बहुत सारा बीज रखते हुए कि जहां किसी को नहीं मिल पा रहा है या देर हो रही है तो वहां हम लोग बांटते चलें। तो वो एक अलग से अभियान चलेगा। यहाँ देखिए सरकारी तंत्र जी आवाज आपकी नेटवर्क में ठीक नहीं है। कब मिलता है? जी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। आप दोबारा से बोलें ठाकुर जी। आदरणीय ठाकुर दास जी संवाद करेंगे जब नेटवर्क भी आ जाएंगे। उसके पहले मैं अब पतंजलि योगपीठ हरिद्वार चलता हूँ, क्योंकि आपके भाव हम सब ने जाने और जो आपने सुझाव दिया है, जो प्रस्ताव दिया है, वो जनहित में है, इस राष्ट्र हित के लिए है। क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी की जो मंशा है, जो उनका अभियान है, तो वो मैं तो कहता हूँ इस युग के भगवान है, वो इस युग के धन्वंतरी है। और आज हमें आपको सुनकर के ये योगहार परिवार कृतार्थ हो गया है, क्योंकि जो उद्देश्य आपका जो मन भावन है, यह उद्देश्य योगहार कार्यक्रम का है और जहां से संचालित है। मैं आदरणीय अपने सफल नेतृत्व करता आदरणीय पवन कुमार जी, जिनके मार्गदर्शन में योगहार कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज हम 668 दिन पूर्ण कर चुके हैं बिना रुके। कोरोना काल से अनवरत चल रहा है, 1.5 घंटे योग और हम 1.5 घंटे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे महान पुरुष यहाँ आकर के हम सबको संवाद करते हैं और फिर हम लोग अपने किसानों में आपस में संवाद करते हैं, यह ज्ञान बांटते हैं।
मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय योग क्लास के बारे में अपना संवाद और सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि नेकराम जी को सर्वप्रथम तो पद्मश्री प्राप्त करने के लिए और हमें संबोधित करने के लिए, अपने अनुभव बांटने के लिए, इस मंच पर आने के लिए आपका सादर अभिनंदन है। और बहुत सुंदर कार्य है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है, इसके लिए आपने कार्य किया, परिश्रम किया इतने वर्षों से, और इसी वर्ष में आपको पद्मश्री मिला, तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत संयोग है। ये संयोग की बात है। और मुझे आशा है कि इसी प्रकार से आपका जो सरकार के साथ मिलकर के आप जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि नहीं तो अन्यथा यह होता था कि सरकार अपने तरह से कार्य करती थी और जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे, जो संस्थाएं थी, संगठन थी, अपने अपने तरीके से काम करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों को साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है, उसी में ही संभावनाएं ज्यादा है। और इस तरह से जब सरकार संवेदनशील होकर के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की बात सुनती है, तो उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम सामने निकल के आते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी शक्ति है, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की अपनी एक शक्ति है। दोनों की शक्ति जब मिलती है तो ये शक्ति आगे एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है। और जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे नागरिक इस कार्य को करते हैं, जो हमारे किसान इस चीज में जुड़ते हैं, और उसके साथ ही हमारे जो उपभोक्ता इस काम से लाभान्वित हो सकते हैं, होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। बहुत देखने में आया है कि सरकार और दोनों विपरीत दिशा में चलते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब यह भी परिवर्तन हम देख रहे हैं। और यह एक बहुत अच्छा एक वो चल रहा है, एक कि हम सरकार और सब लोग साथ मिलकर के काम करें। यह प्रक्रिया जो चल पड़ी है, और कई जगह पर इसके अच्छे अनुभव देखने को मिल रहे हैं, और इस सरकार के उसमें यह ज्यादा देखने को मिला है कि इस तरह से कार्य करते हुए सब लोग एक दूसरे का सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए जो कार्य करेंगे, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी प्रकार से हमारे कल भी इस विषय पर बातचीत हो रही थी। कल के हमारे मुख्य अतिथि थे, उनके जब बातचीत हो रही थी तो एक बहुत अच्छा सुझाव आया था कि हमारा जो भी अनाज हमारे मिड डे मील के माध्यम से जा रहा है, वह भी पूर्ण रूप से जैविक हो, प्राकृतिक तरीके से उगा हो। क्योंकि अभी जो अनाज जो सरकार बांट रही है, उसमें बहुत सारा केमिकल मिला हुआ है, और वो बहुत सारी उसमें समस्याएं हैं। तो इस विषय पर भी आप सरकार के साथ आपके जब आपकी मीटिंग होती है, वहां पर भी इस विषय को आप उठाएंगे, तो उससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कम से कम जो अनाज आ रहा है उसकी कम से कम गुणवत्ता पर की मांग उठनी शुरू होगी। हम मांग उठाने का काम करें कि ये जो समस्या है कि जो मिड डे मील के माध्यम से अनाज भी जो फ्री में बांटा जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो केमिकल पेस्टिसाइड से भरा हुआ है और उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब उसका ध्येय बहुत अच्छा है, सरकार का ध्येय बहुत अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अब हम जरा सी जागरूक हो गए हैं, तो इस समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी तरफ हमने बातें करनी है, संवाद करना है। संवाद करेंगे तो इसका निश्चित रूप से एक परिवर्तन आएगा, लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे और इस समस्या का समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीजों को भी हम ध्यान में रखें। साथ ही अब जो हम अपनी मृदा स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने निकल के आ रही है। तो मृदा स्वास्थ्य को हम कैसे जांचें, कैसे मापें, इस विषय पर भी चर्चा कर मुझे लगता है कि करनी जरूरी है कि हमारा बेसलाइन क्या है, हमारी इस समय की स्थिति क्या है, और हम जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या हुई, इसको वैज्ञानिक रूप से इसको समझने का अगर प्रयास करते हैं, तब हम जान पाएंगे कि हमारी मंजिल कितनी आगे तक हम निकल पाए।
हम इस रास्ते पर चले तो सही, लेकिन कितना चले, उसको अगर किसी ने कहा कि हमें मापना है, तो उसको मापने का एक तरीका होना चाहिए। हम उसमें कार्य कर रहे हैं, पतंजलि ने कार्य किया है कि हम मापें, और इसको भी एक सामुदायिक रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में लिया जाए कि जो भी चीजें हमारी हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उस वर्तमान स्थिति से हमने कितना सुधार किया, इस चीज को मतलब जिसको कहते हैं पहले और बाद की स्थिति, उसमें क्या अंतर हुआ है, इस अंतर को हम समझें। कहीं अंतर बड़ा हो सकता है, कहीं अंतर छोटा हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है। ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत प्रयास और व्यक्तिगत तरीके से जो उनके जो वो कार्य करेंगे उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन जो लोग इच्छुक हैं इस चीज को करने के लिए, इस विषय पर भी हम चर्चा करें। साथ ही हम अपने बच्चे, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो इस बार मिलेट्स के ऊपर तो मुझे लगता है कि काफी कई जगह पर मैं देखता हूँ तो वहां पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज पर आगे बताने की जरूरत है। और जहां तक के संभव हो तो स्कूल के प्रांगण के आसपास ही, जहां पर जगह है वहां पर भी वो इस तरह के जो पौधे हैं हमारे, जो हमारे ये जो मिलेट्स हैं और बाकी अन्य पोषण से संबंधित हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, उनको भी वो लगाने का प्रयास अगर करते हैं तो जरूर उसका फायदा सब में मिलता है। संवेदनशील होते हैं छात्र, उनको एक जिंदगी में एक नई अनुभव मिलता है, और वो अपने मोबाइल से हट करके भी कुछ और करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे, बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करेंगे, तो ये मिलजुल करके काम करने का हम एक आगे बढ़ सकते हैं, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर हम लोग अभी बातचीत भी कर रहे हैं, कई बार इस मंच के माध्यम से बातचीत हुई है कि हम अपने जो इस योगाहार मंच के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जो लोग हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनकी सबकी, और हमारे कई साथियों की भी इच्छा रहती है कि पतंजलि योगपीठ आए, बातचीत करें, स्वामी जी से मिलें, आचार्य जी से मिलें। तो ये भगवान के ऊपर हम छोड़ रखा है कि भगवान की जब इच्छा होगी तब हमें सबको साथ मिलने का मौका मिलेगा। उसके पहले कुछ नहीं हो सकता है, ना उसके बाद में कुछ होगा। तो इसको हम बिल्कुल, सबकी इच्छा है, बिल्कुल इच्छा से करना चाहते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो जरूर उसका क्रियान्वित होगा, स्वतः ही उसका कार्य हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसमें कई सारी चीजें जो होती हैं, हमारी इच्छाएं होती है, हम इच्छाओं को प्रकट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में संवाद करते हैं, लेकिन समय जब भी आएगा तो उसमें फिर हम पूरा झंडा गाड़ करके आप साथ मिलेंगे, आपस में संवाद करेंगे। ऐसा ही हमारा एक मिलन नर्मदापुरम में कुछ वर्ष, मतलब कुछ माह पहले हुआ था, पिछले वर्ष, तो उसमें भी बहुत आनंद पूर्वक रहा था, और यह भी स्वतः ही हो गया था। उसमें भी भगवान की इच्छा थी, ऐसा मेरा मानना है। तो सबकी इच्छा पूर्ण होगी, केवल समय की बात है। और मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी मंच के सभी साथियों को बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आप सारी बातों को समझ जान करके आपने अपना आश्वासन दिया और हम सबको मार्गदर्शन दिया, और आपने जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय, जो मिलेट के रूप में, ये हमारे किसान जो स्कूलों में, जैसे कल इसी बात पर चर्चा हो रही थी और वो आज पूरे विषय आ गए हैं। ये भगवान की कृपा ही होती है। ये दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में हर व्यक्ति के मन की बात अपने आप समक्ष आ जाती है। जो भी बात होती है ऐसे लगता है जैसे किसी ने एक दूसरे से कह दिया हो, जबकि कहा नहीं जाता है, मन में आती है और उस विषय पर चर्चा हो जाती है। कल सभी ने सदन में सुना, यह इसी विषय पर पूरी चर्चा हुई। मैं आदरणीय शर्मा जी को बताना चाहता हूँ, पूरी बात यही हुई, रिकॉर्डेड हुई कि मध्याह्न भोजन में, आंगनबाड़ी में और रेलवे में या सारी संस्थानों में ये मोटे अनाज का और हमारे प्राकृतिक जैविक खेती अनाज का ही सप्लाई किया जाए, ऐसे प्रस्ताव आए। आज वही आपके द्वारा चर्चा हुई। तो ये आपस में एक दूसरे का आत्मीय जुड़ाव, आपने जो कहा कि हम जब फिजिकल मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है, इसका अनुभव हमने इटारसी में कर चुके हैं। जो वही आदरणीय पवन सर जी ने बोला कि हम एक विशेष उत्सव के रूप में, पहले हम 100 50 दिन में एक उत्सव के रूप में मनाते थे। अब 2 साल इसको जब पूर्ण हो रहे हैं
तो द्वितीय वर्ष में एक योग उत्सव के रूप में निश्चित है कि ईश्वरी कृपा होगी। हमारे आदरणीय पवन सर जी ने बोला है कि भगवान की मर्जी से हो जाएगा और सबकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम द्वितीय वर्ष जो मनाएंगे, देवगहर उत्सव का द्वितीय वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। सदन में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेज हुआ है। सबसे पहले मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सुझाव और संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारी योग की कक्षा भी बहुत अच्छी रही और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और उन्होंने अपने किस तरह से पद्मश्री उनको प्राप्त हुआ ये सारे बताया। उनको पुनः प्रणाम। अभी मिट्टी परीक्षण पर बहुत चर्चा हो रही है और हमारे पास धरती का डॉक्टर जो लगभग 2018 में और इसके बाद उस पर चर्चा हुई थी और फिर इसके बाद हम लोगों को एक एक सेट मिला था। तो वो धरती के डॉक्टर हमारे पास है। उस धरती के डॉक्टर और अभी अप्रैल मई में जो है हम उसका प्रयोग किस तरह से कर सके, उसमें जो नए संशोधन हुए हैं, जैसा कि आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया था कि अब वो मोबाइल से भी और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जो उनको चिन्हित करते हैं कि भाई ये तत्व इतना 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 है। तो वो हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं और हम जैसे अभी ये भी कहा कि पहले मतलब इस मई में हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर अगले मई में टेस्ट करें, जैसे हम जो भी डाल रहे हैं, जैसे अभी अब गोकृपा अमृत है और दूसरी चीजों का हम अपनी खेती में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम उसका एक निष्कर्ष निकाल सकें, तो उस संबंध में थोड़ा सा हमें जानकारी देने का कष्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी ओम, प्रणाम। जी जी सर। जी मेहरा जी, धन्यवाद। आपका जो है प्रश्न बहुत अच्छा है और इसमें क्या किया है कि धरती का डॉक्टर किट से आप 5 जो तत्व हैं उसकी जांच स्वयं कर सकते हैं। कलर चार्ट उसमें दे रखा है। जी 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 हाँ। अब कलर चार्ट के साथ साथ एक छोटी सी मशीन विकसित की गई है, क्योंकि क्या होता है कि जो कलर आता है, डेवलप होता है, उसको वहां पर लाइट की क्या सुविधा है या हमारे देखने की स्थिति में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है अलग अलग लोगों के। तो उसको करने के लिए उसका जो कलर है उसको रीड करने के लिए मशीन, बहुत छोटी सी मशीन है, छोटा सा डब्बा है, मोबाइल का डब्बा आप लीजिए, उसके अंदर डाल करके जो आपके कलर डेवलप हो गया तो वो सीधे आपका कलर रीड कर लेगा और रीड करने के बाद फिर आपको चार्ट की जरूरत नहीं है। आपने अपना स्मार्टफोन भी लगाया उसके साथ में और उसमें ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आ गया, जो भी तत्वों का रिजल्ट होना। जी ठीक है, तो ये मशीन हो गई है। इसका अब हम लोकार्पण शायद अगले माह उसका हो जाएगा, तो उसको भी फिर उपलब्ध कराएंगे। वैसे हमने अभी भारत सरकार की जो NRLM की वो है पंजाब के, वहाँ के उनकी जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग अभी कराई थी, अभी 3 दिन की। और बहुत जल्दी ही ये लोग महिलाएं जो उसमें काम करेंगी आने वाले समय पर, और जल्दी समझ गई थी कि दिन में लगभग वो उनका पूर्ण हो गया था। तो बहुत आसान तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है ये करने के लिए कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। अब उसके बाद मुझे लगता है कि उसके आधार पर वो जब वो अपने मोबाइल के साथ कर दिया है तो उसमें वो रिकमेंडेशंस भी आ रही है कि हमारी अब मुझे अगर पूर्ण रूप से जैविक खेती करनी है तो मुझे अपने खेत में जिसका कि एरिया मैं उसमें डाल सकता हूँ, तो उसके आधार पर वो कैलकुलेट कर लेगा। अगर मुझे पूर्ण रूप से केमिकल खेती भी करनी है, केमिकल खेती ही करनी है, तो यह कहा जाता है कि उसको आप सही मात्रा में फर्टिलाइजर को डालें, अधिक मात्रा में डालने की जरूरत नहीं। तो वो कितनी मात्रा होगी उसके बारे में लिखें। और धीरे धीरे अगर आप वो कदम ले रहा है कि मैं पहले 25% ऑर्गेनिक करूंगा या 50% करूंगा या 75% करूंगा, तो उसके आधार पर भी उसके रिजल्ट्स उसमें आ जाएंगे।
तो आपको वहीं पर ही एक टेस्ट के माध्यम से, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारी के सारी उसमें चीजें आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा। फिर आपने उसमें अपने खेत के अनुसार उसमें जो भी आप कार्य करेंगे, तो आपकी अब यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि आपके पास बेस लाइन हो गया कि मेरे वहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह 5 जो तत्व है उसकी वर्तमान स्थिति यह है। अब मुझे आगे 1 साल का मेरा टारगेट है, 2 साल का मेरा टारगेट है कि मुझे अपनी मिट्टी को सही करना है, जो जो जिस चीज में मेरी कमी है। तो उसमें आपने कार्य किया, फिर आपने 2 साल बाद फिर से उसको जब चेक किया या 1 साल बाद चेक किया, तो आपको पता लगेगा मेरा ऑर्गेनिक कार्बन में वाकई कितना बड़ा है या नहीं बड़ा है, मतलब मेरी यात्रा कितनी रही है, मैं कितना आगे तक चल पाया हूँ या नहीं चल पाया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 चीजें हो गई हैं। एक तो आपकी मिट्टी की जांच करने का तरीका, मिट्टी की जांच करने का तरीका कोई भी हो सकता है, आप सरकारी वहां से भी कराएंगे या किसी अच्छी बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब से भी कराएंगे, तो वो एक तरीका हो गया। लेकिन मैंने अपना कितनी प्रोग्रेस की है या कितनी प्रोग्रेस में कितना चल पाया है, मेरी मिट्टी में कितना अंतर आया है जो कि अवेलेबल फॉर्म में है, उसके बारे में मैं 2 साल के बाद उसको करूं तो मुझे उसमें अच्छा उसमें रिजल्ट आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर हमारी मिट्टी अच्छी हो गई है और उसके बाद हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार सॉइल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा अभी हमारे वहां से भी जब आए थे मुख्य अतिथि, उन्होंने तो कहा था कि मिट्टी की जांच करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा इसमें से अंतर है कि हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि हम जो मेहनत करेंगे खेत के ऊपर, जो मिट्टी के ऊपर मेहनत करेंगे, वो उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसको हम जरूर माप लें। जब हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आ जाता है, तो हमें बारंबार करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपने करा लिया, बाकी काम आपके जीवाणु, आपके केंचुआ, ये सब उसको कर लेगा। लेकिन चूंकि मिट्टी खराब हो गई है कई जगह पर, तो इसलिए उसको और अच्छी तरह से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आईसीयू में जहां पर स्थिति हो गई है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है और भी बाकी चीजें कम हो रही हैं, तो वहां पर आईसीयू जैसी स्थिति है, वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा ऐसा हमारा मानना है। तो ये जैसे लोकार्पण हो जाएगा तो ये और आगे उपलब्ध होगा, और हम आने वाले समय पर जो प्रशिक्षण के और अन्य कार्यक्रम होंगे उसके माध्यम से भी हम इसको आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। तो सर ये जो जैसे हमारे पास बहुत लोगों के पास धरती का डॉक्टर है, उसमें वो मशीन भी यदि जुड़ जाए तो कम से कम हम 5-7 लोगों का ये मई से शुरू करें तो 2 साल में निर्णय तो आ ही जाएंगे, जो भी आएंगे, तो कम से कम हमारे एक बेस लाइन बन जाएगा कि हम कहाँ पर है और कहाँ पहुंच रहे हैं। जी हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आने वाले समय पर क्रियान्वित करेंगे इसको। बिल्कुल जी सर, जी ओम सर। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी और मिशन मेहरा जी ने जो मृदा परीक्षण का सवाल किया। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय का विषय है मोटे अनाज का, उसके संबंध में आदरणीय प्रणाली बहन जी ने हैंड रेज किया। मैं आमंत्रित करता हूं बहन जी को जो है अपने संवाद करने का कष्ट करें। ओम, सदन को प्रणाम। आज बहुत उत्तम मार्गदर्शन मिला। हमारे जो चीफ गेस्ट है पद्मश्री प्राप्त, उनको पहले मैं ये पुष्पगुच्छ समर्पित करती हूँ। दिखता है? क्योंकि उन्होंने जो मेरे मन में भी ऐसा ही सवाल आया था। अभी अभी हमारे भाई मुनीलाल जी बता रहे हैं कि हमारे सबके मन के जो प्रश्न है वो एक ही है, सबका विचार एक ही है। एक विचार से हम इस सदन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब इस भारत माता को ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ये धरती बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, ये विचार से हम सब एक हुए हैं। ऐसा ही मेरे मन में बार बार आता है विचार, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि पद्मश्री किताब मिला, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिले। तो वो प्रश्न आदरणीय शरद भाई जी ने पूछा ही और मन का समाधान हुआ। और आपके विचार सुन के ही इतना मुझे गदगद हो गया कि आपके विचार कितने उच्च है कि
ये हमारी धरती, ये हमारी भारत माँ बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, इस विचार से ही हम सब ये कर रहे हैं। किसी के, मेरे मन में तो ये पुरस्कार मिले ऐसा नहीं है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि इसी से ही हमारा भारत बड़ा है, इसी से ही हमारे भारत माँ जो बोलते हैं समाया है सब कुछ। आज मैं घर के कुछ घटना के कारण ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आज भाग्यवान हूँ कि यहाँ मेरे गांव में मुझे रेंज मिली और ये कार्यक्रम मैं पूरी तरह सुन सकी और इसका एक भाग बन गई। एक विचार मेरे मन में जो है वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो परस बाग ऐसा एक हमें टारगेट दिया है और इस परस बाग विषय में सब स्कूलों में ये जो परस बाग निर्माण हो जाए तो बच्चों को, अभी अभी हमारे भाई आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा कि बच्चे इतने भावुक होते हैं कि संस्कारक्षम होते हैं, उनकी चाहत इतनी अच्छी होती है। तो छोटे बच्चों को जो स्कूल में ये काम करने को मिला, पेड़ पौधों से काम करने को मिला, तो एक जल्द ही हमारी भारत माँ ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगी। और केंचुए की खेती करना उनको कोई बुरा नहीं लगता है, मैंने ये अनुभव किया है और बच्चों को मैं साथ लेती हूँ और ये करती हूँ। तो केंचुए की खेती करना, उसमें हाथ डालना, कुछ भी बच्चों को बुरा नहीं लगता है। ये मानसिकता हम भी सब बनाते हैं कि ये बुरा है, ये जो हमारे यहाँ इसको गोबर कहते, वो गोबर बुरा है, ऐसी एक मानसिकता समाज ने ही निर्माण की है। बच्चों को ऐसा कोई नहीं लगता है। तो फिर से हम प्रकृति की तरफ आएंगे और स्कूलों से ये शुरू होगा तो अच्छा नव निर्माण होगा। ये मेरे मन में आया। मेरे स्कूल में ये केंचुए का प्रकल्प मैंने लगाया है और वो एक 15 दिन में फिर से शुरू किया है। उनमें ये केंचुए डाल दिए हैं और 2 टंकियां है, उनमें केंचुआ खाद का निर्माण होगा। ओम ओम। धन्यवाद आपके भाव और आपका काम कार्य अच्छा है और चल रहा है। आपका पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी लखनऊ से हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। वो आए और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करने का कष्ट करें। हेलो हेलो, बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार। अभी जो बात हुई थी, पवन जी कह रहे थे कि सॉइल टेस्टिंग की बात हो रही थी, मिट्टी परीक्षण की बात हो रही थी ना, ये थोड़ा तो मिट्टी परीक्षण के लिए जैसे जो अभी कहना हर आदमी पता है अपनी मिट्टी का स्टेटस, लगभग नहीं हो तो सरकारी विभाग जो है टेस्टिंग करता है, सॉइल सर्वे वाले और सॉइल टेस्टिंग वाले, और वहाँ पता है कि हमारे यहाँ मेजर न्यूट्रिएंट क्या क्या कमी है और क्या स्थिति है। उसके लिए लोग परेशान, मैं देख रहा हूँ बार बार मिट्टी टेस्टिंग के, वो वहाँ अगर विभाग से पता करें उनको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ क्या स्टेटस है, और वो किसान अपने यहाँ जो उसके पास ऑर्गेनिक मैटर उसको मिलावे और अपनी जो मिट्टी की जो स्टेटस है वो ठीक करे। समस्या अलग है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समस्या है कीटनाशी, खरपतवारनाशी और फंजीसाइड, उस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि उससे हम सीधे प्रभावित, उससे मिट्टी भी प्रभावित हो रही है। जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे तब तक हम मिट्टी भी नहीं ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। और लोग अलग हटके, जैसे आप कहते कि आपके नर्मदापुरम जनपद में उसमें मूंग में कितनी दवा पड़ रही है, उस दवा को हम कैसे कम करें जो जिससे कि हमारी मिट्टी ठीक, क्योंकि वो तो अंततोगत्वा मिट्टी में जा रही, मिट्टी से जैसे आप बात कर रहे थे पानी में पहुंच जा रही, सारा सिस्टम इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग उस पर बात नहीं, मैं बार बार यहाँ देखता हूँ, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, लोग विषय से भटक जाते हैं। बस सॉइल टेस्टिंग बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ना कोई किसान उस पर बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है। देखो आप जो अगर देखेंगे, और उसको जितनी जरूरत होती है वो सरकारी विभाग हर जगह अभियान चला और उसको स्टेटस मिल सकता है। धन्यवाद। आदरणीय वर्मा जी, अगर हम कीटनाशक की हमने बात की है, कीटनाशक पर चर्चा भी हुई है, लेकिन रोज क्या कीटनाशक पर चर्चा अपन कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण, जो हम कीट लगता है पौधों में और पौधे होते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी से शुरुआत है, मिट्टी हो फिर पोषक हो फिर उसके बाद कीटनाशक का उपाय, इस सारे विषयों पर चर्चा वो कह रहे हैं सॉइल स्टेटस अपना ठीक करें, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डालें। नहीं तो आप तो ये कहते हैं कि सिर्फ कीटनाशक की बात करें, हम कीटनाशक की बात हो रही है।
लेकिन अगर मिट्टी की बात कर दी तो क्या मिट्टी की बात भी करना चाहिए ना, जरूरी है ना मिट्टी परीक्षण। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुने। हमें कह रहे हैं कि वो सब चीजें ठीक, वो किसान को वहाँ जो सरकारी सिस्टम में है वहाँ पता करे तो उसको पता हो जाएगा। जो अपना टेस्टिंग कर सकते हैं करें टेस्टिंग, ऑर्गेनिक मैटर जो डालना हो डाल सकते हैं, मगर हमको हर चीज जो ऊपर से हम कैसे, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे ये पेस्टिसाइड हो, कैसे हम कम करें, इसका रास्ता ढूंढना है। इसका रास्ता हमने लगातार चर्चा हो रही है। किसानों ने अब ये जो अभी आने वाली मूंग की फसल है उस पर अपन किसानों को प्रशिक्षण देंगे। हमारी आपकी बात भी हो गई है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं इसके उपाय, वो निश्चित उपाय करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उपाय करके आज हम बंद कर दें अन्न बात। ये तो नहीं वो चालू रखें जी, उसको चालू रखें, मगर समस्या हम कह रहे हैं पूरा वो जो केमिकल का चक्र है उसको हम कैसे कम करें। नहीं उसका यही तो है, जिस मिट्टी में केमिकल डाला गया, जिसमें कीटनाशक जो मूंग वाला कोरोजिन है उसमें मिट्टी में डाला गया, उसका प्रभाव मिट्टी में दिखेगा, लोगों को बताया जाएगा, तभी तो किसान को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ इसमें जहर है और हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना संवाद करें। जी ओम, 1 मिनट सर, 1 मिनट जी ओम। 2 मार्च को हमारे केबीके में एक प्रशिक्षण होने वाला है, वहां हमारे जिले के बहुत सारे किसान उपस्थित होंगे। आदरणीय विनय कुमार जी ने जो बात हमको मूंग के संबंध में समझाई है उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि हम लोग उस मुद्दे को वहां पर उठाएंगे और जो हम कर सकते हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी और हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई है, हम वहां जा रहे हैं और सारे किसानों को इस पर ही हम उस बात को केंद्रित करेंगे कि हमारे यहाँ जो मुख्य समस्या मूंग की है उस पर ही सबसे ज्यादा चर्चा की जाए। ये हमारा प्रयास नर्मदापुरम में रहेगा और आपने जो हमें जानकारी दी है उस जानकारी को हम पूरे नर्मदापुरम के किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और कम से कम हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि एक एक एकड़ में सब लोग जो वहाँ उपस्थित है वो ये मूंग लगाए, ऐसे हम उन लोगों से एक अपेक्षा करेंगे। जी ओम, जी ओम। मैंने बताया है, मैंने सभी सदन को बताया है और उसके पहले भी चर्चा की है कि हमारे नर्मदापुरम में हर जिले में हर किसान को एक एक एकड़ में मूंग लगाने के लिए इस पद्धति से जो कीट प्रबंधन की पद्धति आपके द्वारा बताई गई है, हम लोग सब लोग चर्चा आपस में कर रहे हैं। जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी ने बताया कि 2 मार्च को किसानों के साथ है, तो हम यही चर्चा करेंगे कि आने वाले, ये चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक चर्चा ही करते रहें, अन्य विषयों पे हम चर्चा ही ना करें। ऐसा हमारा मानना है कि सभी विषयों पर चर्चा करना चाहिए। आज जो है मोटे अनाज के विषय पर जो हमारे आदरणीय शर्मा जी पधारे हैं इस सदन में, मैं चाहूंगा सदन से कि मोटे अनाज हम कैसे लगाएं, उनका प्रभाव क्या है, उसके संबंध में आप लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं सदन में आमंत्रित करता हूं किसी भी हमारे किसान भाई बहन जो पूछना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, वो आके संवाद करें। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जो एक ये सहयोग भी कह सकते हैं, और जब आदरणीय नेकराम शर्मा जी से बात होती है और बीच में कई बार बात हुई है और उन्होंने बताया भी है कि वास्तव में हम जो कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें बाद में और कभी न कभी देखने को मिलता है, चाहे अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें। और आपने 30-32 वर्ष पहले ये भांप लिया था कि हम इन अनाजों को, जो मोटे अनाज कहें, पोषक अनाज कहें, इनको भूल रहे हैं और दूसरी जो कैश क्रॉप है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो और उसमें अंधाधुंध जो रसायनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो पोषक तत्व देने वाले जो दूसरे अनाज हैं उनका संरक्षण भी जरूरी है। और उसी को लेकर आपने हजारों किसानों को प्रशिक्षित भी किया। दूसरी बात ये भी है कि इन अनाजों में वो जहरीले तत्वों को बिछाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कीट पतंगों का उतना प्रभाव भी नहीं होता इन पे। और मेरे ख्याल से तब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस घोषित किया जाएगा। लेकिन ये बात है, जो हम कार्य करते हैं उसका कुछ न कुछ असर आगे होता है। और ये जब कार्य हम दूसरे के
भलाई के लिए करते हैं, धरती की भलाई के लिए करते हैं, मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं, उसका जो परिणाम होता है किसी पुरस्कार से तोलना तो कठिन है, क्योंकि ये तो जीव मात्र के लिए, जीव के पोषण के लिए कार्य करना। और मेरे ख्याल से जैसे मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रश्न होते हैं, अगर हम कोई विषय हमने रखा है, कोई मुख्य अतिथि जिस विषय पे उद्बोधन कर रहे हैं, तो आदरणीय सदन से ये भी निवेदन है कि उस पर हम फोकस करेंगे तो ये उस दिन निर्धारित मुख्य अतिथि के लिए भी अच्छा रहेगा और अन्य सदस्यों के लिए भी अच्छा रहेगा, जो कि उस पर अपना विचार रखना चाहते हैं, विचार सुनना चाहते हैं, या उस विषय पे जो जानकारी नहीं है उसे अर्जित करना चाहते हैं। ये बात निश्चित ही है कि हमें कुछ कार्य आगे बढ़ाने होते हैं, तो हम किसी एक कार्य के इर्द गिर्द तो अधिक दिन तक नहीं घूम सकते। हमें, जैसे आज के मुख्य अतिथि जी ने कहा है, कि हमें विविधता पर ध्यान देना जरूरी है। वास्तव में हुआ यह है कि जब हरित क्रांति आई तो हमने मोनोकल्चर को आगे बढ़ाया, यानी एक ही बात को आगे बढ़ाया, और एक ही बात जब आगे बढ़ती है तो वो उसमें उसको पोषण नहीं मिलता है, उस किसी भी कार्य को, उसमें हमें समग्रता जरूरी है। तो कुल मिलाकर के हम कैसे अपने स्वास्थ्य को समग्र बनाएं, खेती को समग्र बनाएं, उसमें मिट्टी की भी उतनी आवश्यकता है, पोषक तत्वों की, उसमें कीट पतंगों के नियंत्रण की भी उतनी आवश्यकता है, उसमें बीजों की विविधता की भी उतनी आवश्यकता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप आए, आप पधारे, धन्यवाद इसलिए कि आपने इतने वर्षों की तपस्या की और इस विषय को 30 वर्ष पूर्व, 32 वर्ष पूर्व भांप लिया था कि आने वाला समय हमारे पोषक तत्वों पर भारी पड़ने वाला है, इसको संरक्षण दिया जाए। तो आदरणीय, ये आपको कैसे उस समय कैसे लगा, किस तरह से आपको ये विचार आया, ये आइडिया उत्पन्न हुआ कि आपको इसी दिशा में कार्य करना? आप चाहते तो हिमाचल में फलों की खेती करते, आप चाहते तो सब्जी की खेती करते और खूब पैसा कमाते, लेकिन आपने इस जो मोटे अनाज के तो कहते हैं, लेकिन इन बारीक अनाजों पर आपका ध्यान कैसे गया आदरणीय? जी देखो, ये तो मुझे बहुत समझ आ गया। ये बात थी कि जब हम कोई भी आगे बढ़ने की जो हम बात करते हैं, तो वो अगर हम लोग जो हमारा अपना सोसाइटी है, लोग हैं, जितने लोग उसमें रह रहे हैं, उन सब लोगों के साथ मिल करके कोई हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसमें तरह तरह के कुछ विचार आते हैं। हर आदमी की भागीदारी होती है और उस भागीदारी में हर व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाता है और उसमें आदमी अपने जो अंदर जो विचार है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति में अंदर कुछ ना कुछ अलग सोचने की क्षमता रहती है। और सवाल ये होता है कि वो ना तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाता है जिसमें आदमी अपनी अंदर की बात को खुल करके रखे। तो मेरा जो शुरुआत हुई थी, ये मेरे अपने गांव से हुई थी और उसमें पहला तो मकसद था कि एक बहुत बड़ी समस्या थी चारा की, उससे शुरुआत हुई थी और उसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया, छोटा बड़ा सारा सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया। मुश्किलें बहुत आई, मगर फिर भी एक मंच पर सब लोगों का जो विचार है वो सब अपने विचार साझा करे, उस पर जोर दिया गया। तो धीरे धीरे एक मंथन, एक प्रक्रिया शुरू हुई कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि उस वक्त भी हमारे यहाँ तो ये मोनोकल्चर वाला तो शुरू हो ही गया था काम, परंतु उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं ये भी लोगों से चर्चाएं आई।
कि उसके कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये बहुत सारी बातें हुई कि अरे कि ये जो हमारे जो इनको बोलते थे पुराने अनाज, और इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर लिया गया था कि ये काले हैं, ये बुरे हैं, ये हर घर में पड़े थे। हर घर में एक बीज बैंक होता था, पूरा भंडारण कि अगर तो 3 साल अगर अकाल भी पड़ जाए तो घर में ऐसे डिब्बे लकड़ी के बने होते थे, जिन डिब्बों को बनाने के लिए गांव का ही कारीगर होता था, और बाजार से उसमें एक मेख तक भी नहीं लाई जाती थी। उसके गांव के अंदर खुद से फ्री का अपने टीचर रख दिए, कोई जो थोड़ा जानता था, और ऐसे कमरे बना दिए मिट्टी के, जो लगभग 30 साल बाद भी देखे जा रहे थे। जब हम लोग इस काम में लगे तो देखा जाता था कि अच्छा यहाँ पर जो है 4 कमरे बनाए थे, और वो मिट्टी से बने थे, और ऊपर उसमें घास पात या कुछ और चीज ऐसे लगा के उसको ऊपर से बारिश ना अंदर आए तो ढांप दिया था। तो ये गांव के लोगों के अंदर, वो पढ़े लिखे नहीं थे मगर उनके अंदर ये टैलेंट था कैसे आगे बढ़ना, क्या करना। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, विकास शुरू हुआ, उसके चलते ये हुआ कि कोई इंजीनियर आएगा, वो बताएगा, तो क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा, तो तब जो गांव का व्यक्ति है उसने सोचा अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान फिर पीछे हटता गया। तो यही बात एक हुई बीच में कि जो हमारे ये आज की डेट में जो अनाज तब आ रहे थे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, कीड़ा लगना शुरू हुआ जल्दी से, जबकि जो हमारे ये परंपरागत थे, ये जो पौष्टिक अनाज थे, इसको 50 साल रखो खराब नहीं हो रहा। तो ये एक मंथन शुरू हुआ था गांव के अंदर। तो ये बात हुई कि भाई ये अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, मोटे नहीं बोलते थे इसको, पुराना इसको अनाज की जो गरीबों का अनाज ऐसे बोल देते थे, गरीबों का अनाज ऐसे समाज में बताया गया था कि ये तो गरीबों का है, और बाकी का तो चीज नहीं खाएंगे। तो उस बीच में फिर जो है मैंने ये सब कुछ शोध कार्य करना शुरू किया। तो ये बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर कई जगह मैं गया, मैंने देखा कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो मैंने सभी जगह ये देखा कि ये जो अनाज हैं, इन अनाजों का इस्तेमाल सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि कोई बीमार हो जाए तो उसमें दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता था। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक जो हमारा ये रागी है, कोदरा मंडल भी बोलते हैं इसको, फिंगर मिलेट, तो इसको क्या करते थे कि बोला किसी का खाना बंद हो गया, भूख नहीं लग रही, और पूरी तरह से वो अपना मरण शैया पर है, प्राण नहीं टूट रहे हैं सिर्फ, तो इसका रस पिलाते थे। तो इसको हमारा लोकल भाषा में बोलते थे कोदरे की कदरान, ऐसा करके बोलते थे, तो पिलाते थे। और कई जगह मुझे ये मिला कि उन्होंने बोला जब कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई बेटी, कोई लाई ये चीज, तो उसने ये सूप पिया, उसको नमकीन बना सूप पिया तो वो लीवर तक पहुंचा, और उसमें कैल्शियम की मात्रा भारी है, और उसके चलते वो शरीर एक्टिव होना शुरू हुआ। तो ऐसे कहानियां काफी सारी मिली, लोगों से बड़ा आइडिया मिला। तो हमने भी इसका एक चाय बनाना शुरू किया, उसको बोला अद्भुत पेय। तो इसको जैसे कि हम लोग गणपति जी के लिए वो बनाते हैं नैवेद्य, उसको घी में जो है उसको रोस्ट किया जाता है, और हमने क्या करा कि उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर दिए। तो उसमें अखरोट सबसे इम्पोर्टेंट, मूंगफली कूट के डालना, और फिर कढ़ाई में उसको करके उसको रोस्ट करना। थोड़ी देर में वो पक जाता है, तो पक करके फिर उसको रख दिया शीशे के बर्तन में। और उसके बाद जब भी चाय बनानी है तो आप 1 कप चाय के लिए 1 चम्मच ये डाल दीजिए, 1 चम्मच शक्कर डालिए, और 1-2 मिनट में उबाल करके बिना छाने उसको पीना शुरू करें। तो ये कुछ ऐसे शुरुआत करी थी, तो बड़ा उसमें टेस्ट भी लगा। और ये तो अभी जब ये कोविड आया, तो कोविड के दौरान तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। और तो ऐसे चलते चलते इन सब चीजों पे कुछ हम लोगों ने प्रयोग किए, कुछ शोध किए, और देखा कि जो हमारे कांगनी है, फॉक्सटेल मिलेट जिसको बोलते हैं कांगनी, उसको वैद लोगों से मैंने कुछ बातें समझी
तो बोलते हैं कि इसका मीठा भात बना करके शरीर से टॉक्सिन बाहर होते हैं। ये आयुर्वेदा के डॉक्टर ने बोला ये बात। आयुर्वेदा के जो वैद्य लोग थे उन्होंने ये बात कही कि जब चिकन पॉक्स जैसे जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं था, तो इसी का मीठा भात देते थे, बिस्तर पे भी छिड़कते थे, तो ऐसे करके बोलते थे कि अच्छा जी ये बीमारी बाहर हो गई, अब तो शरीर में दाने दाने आएंगे बाहर को, तो बोला अब ये बाहर हो गया, अब ये बच गया, अब ठीक हो गया। तो ये इसमें क्योंकि जो औषधीय गुण है, औषधीय गुण से ये भरपूर है। जो मोटे अनाज इसको बोलते हैं, अब तो इसको पौष्टिक अनाज नाम रखा, मूल अनाज है ये। तो ये पौष्टिकता से भरपूर है और हमारे शरीर में कोई बीमारी को आने ही नहीं देंगे। जो 5 जो पॉजिटिव जो मिलेट है ये तो बीमारी को आने ही नहीं देंगे, और अगर आ गई तो उसको ठीक कर देंगे। और बाकी के भी जो मिलेट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए, उसमें फाइबर की मात्रा बहुत है, और फाइबर की मात्रा अच्छी होने से हमारे आंतों को हमारा जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके लिए बहुत लाभदायक है। और हमारे बड़ी आंत में जो हमारे जो सूक्ष्म जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं उनका भोजन है जो फाइबर है, वो उसका भोजन है। तो वो जब हम फाइबर वाला चीज खा नहीं रहे हैं तो वो जो हमारे मित्र जो अंदर बैक्टीरिया है वो मरने शुरू हो रहे हैं और हम लोग बीमार होना शुरू होते हैं। तो ये जो सफर है तो यहाँ से ऐसे शुरू हुआ था, और ये चलते चलते फिर आगे तो धीरे धीरे हम लोग जो सरकारी इसके तंत्र के जो लोग थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, हेल्थ को हमने इसमें जोड़ा, हमने इस अनाज को हेल्थ के साथ जोड़ा कि ये खाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, तो ये सत्य हो गया। तो अब धीरे धीरे ये हुआ कि अब सरकारों ने भी इस चीज को माना, यूनिवर्सिटियों ने इस चीज को माना। अभी मेरे को बुलाया गया था नॉन यूनिवर्सिटी में, वहां के वाइस चांसलर ने, तो 1000 कप बनाया ये मिलेट का वाला चाय, अद्भुत पेय। तो जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, जब उनको मैंने बताया सारी चीज कि इससे ये लाभ होगा, तो उन्होंने खूब सारा पीना शुरू किया। और मुझे फोन आते हैं आज वहां से कि हमारे घर में अब चीनी और चाय पत्ती बंद हो गया, तो हम अब ये मिलेट वाला पी रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, वो बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो अच्छा आएगा। तो ऐसे ही जो सांबा है, बार्नयार्ड मिलेट है, हमारा जो ये बकबीट भी है, उसमें कितना पौष्टिकता है। हमारा रामदाना है, रामदाना सिर्फ हमारे बीजते जरूर, मगर उसको सिर्फ खाते जब जन्माष्टमी हो, उसके अलावा नहीं, बल्कि उसको हर रोज हम लोग खाएं, नाश्ते के रूप में, नाश्ते में उसको इस्तेमाल करें। तो अब धीरे धीरे ये सब ट्रेनिंग चल रही है, अब तो सरकारी तौर से शुरू हो गया सारा ट्रेनिंग, और हम लोग बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब हमारे समाज में हमें ज्यादा बीमार लोगों को देखने का वो अवसर नहीं मिलेगा, स्वस्थ लोगों को देखने का हमें मौका मिलेगा, और हमारे समाज में कोई भी जो व्यक्ति है वो बीमार बिल्कुल नहीं रहेगा। मरना तो निश्चित है, जिस दिन मरना होगा उस दिन मरेंगे, परंतु तड़प तड़प के नहीं मरेंगे। और शरीर में, इस हाड़ मांस के शरीर में जो 5 तत्वों से बना है, उसके लिए यही जो हमारे जो पौष्टिक अनाज है ये बहुत लाभदायक है, और ये हम लोग सब लोग लगाएंगे, खाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अद्भुत पेय और पौष्टिक अनाज, जो अद्भुत पेय का आपने जो बच्चों को प्रेरणा दी है, ये अद्भुत पेय पूरे देश में फैले, ऐसा जन आंदोलन बने, और इसको आपने पौष्टिक अनाज का नाम दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना संवाद करने का कष्ट करें। फिर हम ठाकुरदास जी ने हैंड रेज किया है, उनको भी आमंत्रित करूंगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महाराष्ट्र से। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और जो मोटे अनाज के बारे में या पौष्टिक अनाज के बारे में जो हमारे मुख्य अतिथि जी है उन्होंने जो जानकारी दी, बहुत ही सुंदर जानकारी है। और मैं अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से अभी जैसा उन्होंने उसका पेय कैसे बनाना या और भी व्यंजन कैसे बनाए, इसके बारे में यदि वो क्योंकि उनका काफी सारा लंबा अनुभव है, वो उन व्यंजनों को अलग अलग तरह से बनाने की विधियां अगर है और वो डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, तो कागज पे लिख के भी अगर भेज देते हैं तो वो आपस में हम एक्सचेंज करते हैं, तो उससे
उन जो पौष्टिक अनाज है, ये पौष्टिक अनाज के प्रचारण प्रसारण में बहुत सुविधा होंगी। जैसा कि मैंने इसी मंच पे 4-8 दिन के पहले बोला था कि नागपुर में एक IIT है, IIT के लेवल का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहां पे इस मोटे अनाजों से आज के पीढ़ी को जैसा इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, उस तरह से इडली डोसा व्यंजन नूडल्स आदि बनाने की तकनीक उन्होंने या इस्तेमाल प्रयोग की है, उसका शोध किया है। या फिर हम अपने विदर्भ एरिया में महाराष्ट्र में देखते हैं तो हम बचपन से राजगिरा का लड्डू बचपन से लेकर तो अभी तक वैसा का वैसे बना हुआ है और बच्चों को प्यारा भी है वो। लेकिन बाकी अनाजों के बारे में या फिर नाचनी के बिस्किट जो होते हैं, नाचनी और राजगिरा, ये दोनों के बारे में तो बहुत जागरूकता है और लोगों में लोकप्रियता भी है। लेकिन बाकी अनाजों के बारे में ये शायद कम देखी गई है हमारे इलाके में। तो इससे अलग अलग व्यंजन पुराने क्या बनते थे, अभी क्या बनते, अभी क्या बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके ड्रिंक्स हो या फिर उसकी लाही हो या उसके और भी पौष्टिक पदार्थ हो, तो इसको किस तरह से यदि हम बनाया जा सकते हैं, इसके बारे में यदि हम सभी सदन में बैठे हुए अपने अपने प्रांतों में जो जो व्यंजन इनके बनते होंगे, इसका आदान प्रदान यदि करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे और उसकी एक ऑनलाइन पुस्तिका भी यदि हम पतंजलि के माध्यम से और हम योगाहार के माध्यम से यदि बना सके तो वो भी एक अच्छी उपलब्धि हो जाएगी और जो हम सब साझा कर सकेंगे। और ये जो पौष्टिक अनाज का आंदोलन है, जन आंदोलन है, उसको जन आंदोलन बनाने में हम हमारा भी हाथ बटा सकते हैं, ये मेरी अवधारणा है। और दूसरा एक रेफरेंस मैं ये दूंगा कि पवन जी का मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि कई दिनों से इस सदन में चर्चा चल रही थी कि जन आंदोलन बनाने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसके लिए हम सुझाव देंगे। सरकार को सुझाव देना बहुत अच्छी चीज है। इस बात को मान्यता पहले से भी ओपन माइंडेड के वजह से पवन जी ने हमेशा ही बोला था कि जो भी चीजें है यहाँ पे रखी जाए, उसको किसी ना किसी तरह से अपन रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, विरोध की बात है, लेकिन सदन में रखी जाए। तो सदन में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के बाद की कई दिनों से जो चर्चा हो रही थी, कल भी चर्चा हुई, और मध्याह्न भोजन जो है वो मध्याह्न भोजन के लिए भाई अभी जागरूक करना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। यह अवधारणा जो बन गई है, यह जन आंदोलन का पहला कदम बिल्कुल निश्चित रूप से सर्वमान्य हो गया है। मैं छोटा सा दूसरा कदम इसके आगे का सुझा के मैं मेरी वाणी को विराम करने वाला हूं। इसका दूसरा कदम ये होगा है जन आंदोलन का कि इसके बारे में जो भी अब अपनी मान्यता हुई है कि ये मिड डे है या बच्चों को आंगनवाड़ी आदि में जो खाना दिया जाता है वो विष मुक्त ही दिया जाए, वो सेंद्रिय ही दिया जाए। इस तरह का मांग पत्र यदि हम अपने लेवल पे अपने जिलाधिकारी, अपने आमदार, खासदार जो भी है, MP MLA, इनके तरफ यदि हम सभी तरह से लोग देते हैं, अपने सरपंच क्यों ना हो, इस तरह से मतलब जहां जहां पे भी ज्ञापन है, ऐसा इस तरह का ज्ञापन यदि हम देते हैं तो इससे एक जन आंदोलन बन जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से मांगे आ रही है। और जहां जहां संभव हो अपनी सरकारों को भी, आज के जैसे मुख्य अतिथि जिनकी एक पोजीशन है, तो इस तरह से सभी तरफ से सभी लोगों ने अपने अपने विधायक है, सांसद है, इनके पास में भी यदि इस तरह की मांग दी जाती है और सभी तरफ से ऐसी मांग आती है कि विशेषतः मिड डे या आंगनवाड़ी में दिया जाने वाला जो अनाज रहेगा वो विषमुक्त दिया जाए, इस तरह से आएगा तो निश्चित रूप से ये जन आंदोलन बढ़ाने में बहुत कारीगर होगा। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपकी बात चूंकि आपने जो रखा है निश्चित है, सिर्फ हमें अब उगाना चाहिए, उतनी मात्रा में हमारा अनाज उग जाए और हम इसको जन आंदोलन निश्चित युवा कार्यक्रम के माध्यम से बनेगा। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को निवेदन करता हूँ कि वो आए अपना संवाद करें। जी आदरणीय, मैं बस एक कड़ी ये जोड़ना चाहता था, जो डॉक्टर दुबे सर ने बात कही, ये बहुत बड़ा विकल्प है उस बात का जिसकी चिंता डॉक्टर विनय कुमार सर हमेशा करते हैं। वास्तव में डॉक्टर विनय कुमार सर की जो चिंता है वो बहुत व्यापक चिंता है और पेस्टिसाइड इतने व्यापक रूप में डाला जा रहा है
जिसका हम आकलन अभी नहीं कर पाएंगे और उनकी चिंता जाहिर है। लेकिन जो डॉक्टर दुबे सर ने जो बात करी है और मुख्य अतिथि जी ने जो बात रखी है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है और उसके भी आगे जो इस तरह के अनाजों का जिसमें कि पेस्टिसाइड नहीं डाला जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का जो आंदोलन की बात कही गई है और इस तरह का भोजन की बात कही गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कदम को हमको मिलकर के और तेजी गति से, जैसे पवन सर जी ने कहा है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो 3 बातें कही कि डॉक्टर दुबे सर ने, डॉक्टर विनय सर ने और हमारे मुख्य अतिथि जी ने, तो ये विकल्प के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। जी, यही कहना चाहता था। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद दिनेश जी। आदरणीय शैलेश यादव जी, अनम्यूट करके तुरंत अपनी बात रखें। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आदरणीय ठाकुरदास जी, अनम्यूट करके अपना संवाद करें। आदरणीय ठाकुरदास जी, आप अनम्यूट हो। हमारे हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर वरिष्ठ वैज्ञानिक विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से अपना संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय विनोद भट्ट जी, अगर आवाज पहुंच रही हो। जी, ओम सादर प्रणाम। इस भी आजकल कुछ दिनों से कभी कभी बीच में आना नहीं हो पाता, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आज का जो संवाद है बहुत अच्छा लगा और असल में मैं तो काफी वर्षों से इस प्रयास में हूँ कि किस तरह से मोटे अनाज, जिनको उपेक्षित अनाज, जो उपेक्षित हो गए थे, उनको किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए। तो उस बारे में नवदाने के साथ रहते हुए भी हमने काफी प्रयास किया। लेकिन यह है कि आप जैसे जो चीफ गेस्ट हैं हमारे, आप जैसे लोग या खादर वली जैसे लोग, उनकी वजह से जो है, ऐसे छोटे छोटे प्रयासों की वजह से जो है ये आज संभव हो पाया है। और आज हम इस दौर इस पे हैं कि ये सारी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि मोटे अनाज, तथाकथित जिनको मोटे अनाज कहा जाता था, वो वास्तव में पौष्टिक अनाज है। और इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गई है, क्योंकि अभी इस साल में इंटरनेशनल मिलेट ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है। मैं पहले भी एक बार कहा था कि हम असल में हमारे लोगों को ये हीन भावना दी गई कि जो भी आपकी चीज है वो बेकार है। तो और इसमें जो है अनाज भी आता है, इसमें हमारी संस्कृति भी आती है, इसमें हमारे जो प्रचलित जो हमारे चीजें थी वो सब चीज, इसमें खान पान आता है, इसमें हमारे वस्त्र आते हैं, इसमें हमारी संस्कृति आती है। तो वो मिलेट जो है, जो इनको मैं तो भूले बिसरे अनाज कहता हूँ। भूले बिसरे अनाज थे ये, और इनको हम लोग बिल्कुल भूल गए थे। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अंग्रेजों ने हमारे अनाजों के नाम ही जो है कुत्ते, बिल्ली और जानवरों के नाम पे रखे हैं। फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, इस तरह से। और बाकी जो दालें हैं, चिकन पी, पिजन पी, तो इस तरह से इनके नाम रखे हैं। तो जिससे कि ये हो कि भाई तुम जो खा रहे हो ये जानवरों का खाना है, ये हमारा, ये जो है ये इंसानों का खाना नहीं है। और हमने उनकी बात मान भी ली। और आज भी अनफॉर्चुनेटली आज भी ये स्थिति है कि अगर कोई अंग्रेज कोई चीज बोलता है या अंग्रेज हमारे किसी चीज की वाहवाही करता है, तो हम जो है उस बंदे की वाहवाही करते थकते नहीं है उसको, कि भैया उसने बोला इसलिए ये बढ़िया है। तो मैं मुख्य अतिथि जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही प्रयासों से ये संभव हो पाएगा कि किस तरह से हमको, बेसिकली हमें बहुत सिंपल चीज मुझे जो लगती है कि अगर हम एक अनाज को इंट्रोड्यूस कर ले अपने खान पान में,
और धीरे धीरे उसको और अनाजों को भी उसका प्रतिशत धीरे धीरे कम करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। मैं खुद इसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरह से हम इनको जो मिलेट्स हैं इनको, या फिर हमारे जो पुराने जो इवन पुराना चावल भी है जैसे लाल चावल है या फिर पुराना गेहूं है, तो हमने क्या किया कि हमने जो भी गोरा था उसको अपनाया और जो भी काला था या लाल था उसको रिजेक्ट करना शुरू किया। तो उस कड़ी में मिलेट सबसे पहले आए क्योंकि वो सब काले थे। उसके बाद फिर हमारा लाल धान आया, उसके बाद फिर हमारा लाल गेहूं आया। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने सब ये खत्म करते गए। तो मैं कभी मुख्य अतिथि जी से पर्सनली मिलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हम मिले हुए भी हैं शायद शिमला में एक बार, लेकिन फिर भी एक बार मीटिंग हुई थी, चंदेल जी ने करवाई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी। तो लेकिन मैं पर्सनली आपसे कभी मिलना चाहूंगा क्योंकि हिमाचल को मैं अपना दूसरा घर मानता हूँ। मेरा बचपन की पढ़ाई हिमाचल से हुई है, तो मेरा विशेष, और मैं कभी हिमाचल और उत्तराखंड को अलग नहीं मानता। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं भविष्य में आपसे जरूर मिलना चाहूंगा और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है कि हम ये छोटे छोटे प्रयास से हमारा जन आंदोलन बनेगा और हमारे खान पान, वस्त्र, पहनावा, इनको अलग नाम दे दिए गए, इनको जानवरों का भोजन बता दिया गया है और हम लोग गुमराह हो गए। ये साजिश जो विदेशों की साजिश रची गई थी, ये अब सफल होने वाली नहीं है। हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय जैसे शर्मा जी सरी से हम सब युवा कार्यक्रम के जो महान पुरुष लगे हैं, और अब हम सफल होंगे। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप सादर आमंत्रित थे, अपनी बात रखें। जी, ओम सदन को। और जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने आज मोटे अनाज के बारे में जितने भी जानकारी दी और ये सब चीजें, तो मैं सिर्फ सदन के सामने अपने, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और एक ही बात रखना चाहूंगा कि किसी भी चीज को पे काम करना या किसी भी चीज के बारे में प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो उन्होंने तो एग्जीक्यूट किया, लेकिन हम सदन के माध्यम से सभी किसान जो जुड़े हुए हैं वो इसको, ये क्रांति तभी आ सकती है जब इसमें हम आधा एकड़ इसमें सीड प्रोग्राम करें, मतलब बीज बनाने की प्रक्रिया की तरफ जाएं। तो सबको थोड़ा थोड़ा उपलब्ध हो और थोड़ा थोड़ा टारगेट देके एक कॉर्पोरेट लेवल पे, जैसे कि किसान को सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर वो पैदा कर लेगा तो उसको उचित रेट नहीं मिलेंगे, खरीदेगा कौन। तो उसका एक सिस्टम बना के और सिस्टम से हम लोग काम करें और सीड प्रोग्राम, ये मिलेट्स के सीड प्रोग्राम पे जाएं, तो शायद हम बहुत जल्दी इस क्रांति को एक जन आंदोलन का रूप दे पाएंगे। जी ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपने अपना सुझाव दिया। शैलेश यादव जी, ठाकुरदास जी, अगर आप अपना अनम्यूट करके कोई बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। हम अब इस क्लास को समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जी ठाकुरदास जी। मैं सिर्फ शर्मा जी से यही बात करने जा रहा था, जो काउनी है उसको थोड़ा सा उसका छिलका उतारने में काफी दिक्कत होती है। हमारी पीछे बात हुई थी कि इस पर हम कुछ रखेंगे। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ तक, वो प्रक्रिया कहाँ तक गई है, क्या वो सचमुच वो मशीन मिल रही है? वो सब सॉल्व हो गया है। एक थोड़ा सा बड़ी मशीन है जो लगभग 32,000 आसपास है, वो गवर्नमेंट ने उसका खरीदने का हामी भर ली है। एक छोटी मिक्सी भी बना दी है हमने, छोटी मिक्सी है जिसकी कीमत लगभग कोई 2800 रुपया है, और उसमें आप आधा किलो काउनी डालो, सौंफ डालो, चीना डालो, कुछ भी डालो और 20-25 सेकंड उसको घुमाओ, छिलका अलग हो गया। छिलका अलग हो गया, आप मजे से उसका भात खाओ। अच्छा, तो ये अभी जल्दी मैं कुल्लू आने वाला हूँ जी। अच्छा, जब आओगे तो मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना, है ना? हाँ, वो डेमो के लिए हम लोग सब जगह, मैंने खुद एक खरीद दी, रखी साथ में,
तो वहां जाकर के सबका जितना भी है वो करके प्रोसेसिंग करके फिर वो अगर किसी को मंगवानी है तो बन तो रही है बहुत कम मात्रा में, परंतु फिर भी वो धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शैलेश जी का हैंड रेज है लेकिन अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अब हम में चलते हैं अपने दफ्तर की ओर। मैंने दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी शैलेश जी आपके अनम्यूट हो गए हैं, आप अपनी बात रखें। भाई साहब, मैं शैलेश यादव नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। हमारे क्षेत्र में जो बैतूल और होशंगाबाद के बीच का जो बॉर्डर एरिया है, इसमें हमारे जो आदिवासी बेल्ट है, हमारे आदिवासी भाई ये अनाज लगाते हैं, किंतु उसकी मांग नहीं होने के कारण वो वहीं लोकल मार्केट में बेचते हैं और लोकल मार्केट में उसकी उतना सब लगभग सभी किसान लगाते हैं, तो उतनी डिमांड नहीं है, तो उन्हें उचित भाव भी नहीं मिल पाता। तो ऐसा कौन सा ऐसा एक मार्केट मिल जाए यदि, तो यहाँ काफी मात्रा में और प्राकृतिक रूप से जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं वो लोग। मक्का, ज्वार, बाजरा ये लगभग वो उगाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो उगाया गया अनाज वो प्राप्त हो सकता है सभी के लिए, लेकिन उसके लिए मार्केट की आवश्यकता है। तो ऐसी कोई युक्ति बताएं जिससे कि उन्हें बाजार मिल जाए, अच्छा उसका मूल्य मिल जाए, तो वो और अधिक मात्रा में उसका उत्पादन कर पाए। ओम जी। भाई देखिए, अभी तो इसकी मार्केट अब शुरू हो ही गई है। अब तो ये क्योंकि सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, अब भारत सरकार भी निर्णय ले रही है कि अब ये स्कूलों में, मिड डे मील में, आईसीडीएस में और कोई कार्यक्रम होंगे पंचायत लेवल के, तो उसमें भी जो मिलेट का एक कोई चीज जरूर बनेगी। कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें मिलेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये तो अब इसकी तो वैल्यू बढ़ने वाली है, ये तो डेफिनेटली है ये। जी जी धन्यवाद। और मैं दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि अब आए और आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। हमारे आज के योग शिक्षक आदरणीय भानु देसराव जी, जिन्होंने आकस्मिक आज की क्लास ले ली और बहुत ही सुंदर क्लास ली, और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय शर्मा जी, हम दोनों के साथ हमारे आज के संवाद में उपस्थित सहभागी और सहयोगी बन रहे योगाहार कार्यक्रम के सभी सदस्यों का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय धन्यवाद। सुंदर योग की कक्षा और उन्होंने आकस्मिक रूप से स्थान लिया योग शिक्षक का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर ढंग से आनंदमय रूप से योग कराया हमें। और उनके साथ ही आज के हमारी जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय, आपकी व्यस्तता थी, जब आपको पुरस्कार मिला तब से बहुत ही जगह पे आप को जाना हो रहा था और व्यस्त थे आप, लेकिन आपने आज का समय निर्धारित किया और हमें दिया। वो भी कल बीच में मैं आपको फोन नहीं कर पाया, लेकिन आपने तुरंत फिर हामी भर दी। ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब जैसे डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी कहते हैं, उनका बहुत समय से ये प्रयास रहा है कि इन अनाजों को उगाएं किसानों के साथ। और ये आपने अपनी तरफ से जो आपने तपस्या की, वो आज पूरा विश्व इस दिवस को मना रहा है। इससे बड़ा परिमाण क्या हो सकता है। और एक विकल्प के रूप में ये अनाज, जबकि बहुत अनाजों, बहुत तरह के भोजन और सब्जियों में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि पॉइजन में पटा हुआ है, वहीं मोटे अनाज या ये पोषक अनाज हमें स्वास्थ्य के विकल्प के रूप में हमारे सामने है। इसमें आपने भरसक प्रयत्न किया, भागीरथी प्रयत्न किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब धन्यवाद आदरणीय ठाकुर दास जी का भी कि उनके माध्यम से आपका परिचय प्राप्त हुआ था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और संभवतः है डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी हिमाचल प्रदेश आने वाले होंगे, उन्होंने आपका नंबर भी मांगा है, तो आपसे मुलाकात करेंगे। और जो आपने ये मशीन की बात की, छोटी मशीनरी की बात की, ये भी बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। और जहां तक इन अनाजों की मार्केटिंग की बात है, उत्तराखंड में तो सरकार ने घोषणा की है कि मिड डे मील में ये अनाज जाएंगे, और यहाँ तक जो राशन की दुकान है वहां पे भी ये मिलेंगे। दूसरा मैंने देखा कि किसानों जो इनमें अभी धीरे धीरे वृद्धि हुई है इसकी कीमत में,
जो कौनी है, झुंगरा है या कोदो है, इसकी कीमत में वृद्धि होना का मतलब है कि ये लोगों के पास जा रहे हैं अनाज, और सरकारों का ध्यान इस पर गया है। और जब भारत सरकार ये बात करती है और भारत सरकार विश्व पटल पर इन अनाजों को बढ़ावा की बात करती है, तो निश्चित ही ये सर्वव्यापी होंगी, सभी के भोजन पोषण के लिए उपलब्ध रहेंगे। और आप जैसे महान भाव जो आज के मुख्य अतिथि हमारे पास आए हैं, या डॉक्टर भट्ट सर ने खादर वली जी से बात की है, उन्होंने भी ये वादा किया है कि वो योगाहार में आएंगे जल्दी, लेकिन कब आएंगे देखते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रयास आप सभी के माध्यम से किया जा रहा है। और आदरणीय आप इस सदन के सदस्य हैं, आप इस सदन को से जुड़ते रहेगा, आते रहेगा। और आप जैसे डॉक्टर विनोद सॉरी किशोर दुबे जी ने बात कही है कि अलग अलग रेसिपी के बारे में भी आप बात कर रहे थे, अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, या आप कैसे हम इन भोजन को बना सकते हैं, ये बात भी, ये स्वाद हम सभी ले सकें, इस बात पे भी आने वाले टाइम में हम चर्चा करेंगे। और आपको